नमस्ते। आप सभी का एनसीवीटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर जो कि मॉड्यूल फर्स्ट बुनियादी कैरियर कौशल बेसिक कैरियर स्किल्स की क्लास हम देखने वाले हैं, जो सभी आईटीआई ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाली है। इस क्लास में एनसीवीटी के न्यू पैटर्न पर आधारित 25 अति महत्वपूर्ण नीमी प्रश्न हल सहित देखने वाले हैं और ये क्लास आगामी सीबीटी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो बायोडाटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? रिज्यूमे में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन है शौक, पसंदीदा भोजन और व्यक्तिगत रुचियां, बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं, दैनिक दिनचर्या, पसंदीदा फिल्में, छुट्टियों की योजनाएं। और ऑप्शन डी है संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव। आंसर होगा इसका डी। क्या होना चाहिए शामिल? संपर्क जानकारी, शैक्षिक विवरण, कौशल और कार्य अनुभव, ये सब शामिल होना चाहिए बायोडाटा में। क्वेश्चन नंबर 2, राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। आपके कवर लेटर को पढ़ने में क्या आसान करेगा? ऑप्शन है लंबा विवरण, टेक्स्ट को छोटे पैराग्राफ में विभाजित करना, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाना, उपरोक्त सभी। आंसर होगा इसका टेक्स्ट को छोटे पैराग्राफ में विभाजित करना। कवर लेटर में कम से कम मैटर होना चाहिए, तब वो उसको पढ़ने में क्या रहेगा? आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए एक प्रभावशाली बायोडाटा बनाने के बाद अगला कदम क्या है? मतलब रिज्यूम देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑप्शन है नियोक्ता को बायोडाटा भेजना, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना, इंटरव्यू की तैयारी, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। और इसका आंसर होगा एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रणव अपने बायोडाटा पर काम कर रहे हैं। अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए? रिज्यूम बनाते वक्त रिज्यूम में क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है वर्तनी और व्याकरण की गलतियों की जांच करें, सुनिश्चित करें कि प्रदान की गई जानकारी सही है, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं का उजागर करें, उपरोक्त सभी। और इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है। उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए? देखो, कवर लेटर रिज्यूम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो कवर लेटर होती है। अब उसे कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए? ऑप्शन है वेतन आकांक्षाएं, शिक्षा विवरण, कारण कि वह इस पद के लिए उपयुक्त है, उसे शौक खाना बनाना, बागवानी करना। और कवर लेटर में शामिल करना चाहिए वो ये है ऑप्शन नंबर सी, कारण कि वह इस पद के लिए उपयुक्त है। ये उसमें शामिल होना चाहिए, किसमें? कवर लेटर में। क्वेश्चन नंबर 6, औपचारिक संचार क्या है? देखिए, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल। जो ऑफिशियल है वो तो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। अब ये है क्या? ऑप्शन है सभी लिखित संचार, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत, और सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग। तो इसका है ऑफिशियल है ये, तो ये होगा इसका कि नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। वो क्या होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? ऑप्शन है सुनो मैं परमित हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हाय मैं परमित हूं, मुझे रखने के लिए,
धन्यवाद। मैं परमित हूँ, आइए शुरू करें। और ऑप्शन डी है सुप्रभात, मैं परमित हूँ और इस भूमिका के लिए मुझ पर विचार करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इंटरव्यू हमेशा एक फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में होना चाहिए, शिष्टाचार वाली भाषा में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो औपचारिक लिखित संचार उदाहरण क्या है? किसी मित्र को संदेश भेजना, व्हाट्सएप संदेश भेजना, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। ये औपचारिक लिखित संचार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी पर्सन को सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे? मतलब आपने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के दौरान आपने कोई क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं सुना, तो उस दौरान आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को वापस पूछने के लिए? ऑप्शन है, क्षमा करें मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? अरे क्या आप उसे दोहरा सकते हैं? मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने सुना नहीं, क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हैं? और स्पष्ट रूप से बोलें और प्रश्न दोहराएं। ये कोई तरीका नहीं है, क्योंकि गलती आपकी है तो आप उनसे बोलेंगे सॉरी मुझे क्षमा करें, मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं? ये एक शिष्टाचार वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान रमेश से उसकी 3 सबसे अच्छी खूबियों के बारे में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जवाब अच्छे औपचारिक संचार को दर्शाता है? ये ध्यान रखना है आपको। कौन सी इनमें से ऑप्शन में से कौन सी 3 बातें हैं जो एक अच्छे औपचारिक संचार को दर्शाएंगी? ऑप्शन है, मैं कई चीज़ों में बहुत अच्छा हूँ, ओह मुझे लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता हूँ। ऑप्शन सी है, मेरे शीर्ष 3 कौशल समस्या समाधान, टीम वर्क, विस्तार पर ध्यान देना है। और डी है, मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। और इसका आंसर होगा सी, मेरे शीर्ष 3 कौशल क्या क्या है? समस्या समाधान, टीम वर्क और विस्तार पर ध्यान देना। तो आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार, इनफॉर्मल अनौपचारिक संचार। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनौपचारिक संचार, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। तो यहां बात हो रही है अनऑफिशियल। अनौपचारिक संचार क्या है? सभी मौखिक संचार, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार, आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर आकस्मिक बातचीत, आधिकारिक बैठकों में बात करना। तो अनौपचारिक संचार क्या है? वो है ऑप्शन सी 11। क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका आधिकारिक कार्य व्यवस्था के बाहर आकस्मिक बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यस्थल के भीतर कुछ अनौपचारिक स्थितियां हैं? इनमें से कौन सी अनौपचारिक स्थितियां हैं? ऑप्शन है, कैंटीन या कैफेटेरिया में भोजन करना, वाटर कूलर के पास पानी पीना, लॉबी या हॉल में प्रतीक्षा करना, या टहलना। और इसका आंसर होगा ये सभी, उपयुक्त सभी। ये सब क्या है? अनौपचारिक स्थितियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के कुछ लाभ क्या हैं? कार्यस्थल पर अनौपचारिक संचार के क्या लाभ हो सकते हैं या कुछ लाभ क्या हैं? ऑप्शन है, लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, कार्यस्थल पर चीज़ें अधिक आधिकारिक हो जाती है, कार्यस्थल पर सख्त माहौल बनाता है, लोगों को कम बात करने पर मजबूर करता है।
देखिए इसमें क्या होता है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो तो आप एक कहीं भी ऑफिस में एक शिष्टाचार वाली जो भाषा होती है, एक वो जो बातचीत होती है वो तो होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कहीं जॉब कर रहे हैं। उससे जो बाहर वाली जो लैंग्वेज है, जो बाहर का जो आपका व्यवहार है वो होती है क्या, अनौपचारिक संचार। और इससे क्या होता है, इससे ये लाभ है, लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। उनको, टीम को आपस में ऐसा लगता है कि जो मेरे बॉस हैं या जो भी मेरे मैनेजर हैं वो मेरे से एक दोस्त की तरह बातचीत करते हैं। तो उससे क्या है कि आपस में स्नेह बढ़ता है और आपस में एक एकजुटता होती है, मतलब ठीक है। तो लोगों को एक साथ बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है अनौपचारिक संचार से। क्वेश्चन नंबर 14, आपने एक कंपनी में नई नौकरी शुरू की है। लंच ब्रेक के दौरान आप देखते हैं कि कुछ सहकर्मी आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप उनके साथ अनौपचारिक बातचीत कैसे शुरू करें? ऑप्शन है, अपना औपचारिक परिचय दें, कंपनी में उनकी भूमिकाओं के बारे में पूछें, टीवी शो, खेलों के बारे में पूछें जिन्हें वे देखना पसंद करते हैं, किताबों के बारे में पूछें जिन्हें वे पढ़ना पसंद करते हैं, या वीकेंड प्लान के बारे में पूछें। सी है, उनके वेतन के बारे में पूछें, उन पर ध्यान न दें, अपना भोजन करें। और इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अनौपचारिक जो बातचीत है उसको शुरुआत करने के लिए मतलब सामने वाले व्यक्ति से उसकी हॉबी के बारे में पूछना चाहिए कि आप कौन सा टीवी शो देखना पसंद करते हैं, आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, या उसका मतलब फेवरेट गेम्स पूछ सकते हैं आप, या फिर उनके बारे में वीकेंड प्लान पूछ सकते हैं आप कि आप कहाँ घूमने जाते हैं, आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है, कौन सी मूवी बहुत अच्छी लगती है। ये एक अनौपचारिक बातचीत करने का एक तरीका है जो आप शुरुआत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आप काम पर हैं और एक सहकर्मी किसी कार्य के लिए आपका समर्थन, सहायता मांगता है। आप अनौपचारिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अनौपचारिक रूप से ऑप्शन है, मैं मदद कर सकता हूं लेकिन सच में तुम्हें इतना भी नहीं पता समस्या क्या है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, किसी और से पूछें, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आप कृपया ईमेल के माध्यम से अनौपचारिक अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। ये सब तरीके गलत हैं और इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्यस्थल शिष्टाचार क्या है? ऑप्शन है, काम के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार, कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार, सहकर्मियों के साथ सहज व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर सम्मान और व्यावसायिकता पर आधारित उचित व्यवहार। यह क्या है? कार्यस्थल शिष्टाचार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार माना जाता है? ऑप्शन ए की नियमित रूप से काम पर देर होना, बैठकों के दौरान दूसरों को बाधित करना, फोन पर ऊंची आवाज में बात करना, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। और इसका आंसर क्या होगा? स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। यह क्या होगा? उपयुक्त कार्यस्थल पर व्यवहार माना जाता है स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। क्वेश्चन 18, क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है? इनमें से कौन सा कार्य अनुचित है? ऑप्शन है, स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखें, विनम्र और स्पष्ट तरीके से बोलें, डेस्क पर बार बार टैप करें, कार्यों पर ध्यान दें और फोन से ध्यान भटकाने से बचें। देखो, क्रिस्टी अपनी डेस्क पर काम कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कार्यस्थल पर अनुचित है? ध्यान रखना, उचित और अनुचित, यहाँ पर अनुचित पूछा है तो अनुचित है इनमें से डेस्क पर बार बार टैप करें, ये कार्य अनुचित होगा, बाकी ये तीनों क्या है? उचित है।
19, टीम मीटिंग के दौरान आयशा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाता है। यहाँ पर उचित कार्यस्थल शिष्टाचार दर्शाता है। ऑप्शन है लगातार अपना फोन जांचें और संदेशों का जवाब दें, अपने सहकर्मियों से गैर कार्यात्मक चीज़ों के बारे में बातचीत करें, अपने विचार साझा करने के लिए वक्ता को बीच में रोकें, और ऑप्शन डी है अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। ये होगा उचित, और ये जो तीनों ऑप्शन हैं ए बी सी, यह है अनुचित। ठीक है, तो उचित कार्यस्थल शिष्टाचार किसको दर्शाता है? अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखें और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लें। क्वेश्चन नंबर 20, लंच ब्रेक के दौरान अर्जुन ने अपने सहकर्मियों को दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप करते हुए सुना। अर्जुन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अपने सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, बातचीत में शामिल हो और सहकर्मी के बारे में अपनी राय साझा करें, किसी अन्य सहकर्मी को गपशप करने के बारे में बताएं, गपशप सुने, और इसका आंसर होगा ए। उस दौरान क्या करना चाहिए? उसे अपने सहकर्मियों को बताएं कि गपशप करना कार्यस्थल पर क्या है? अनुचित व्यवहार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? इनमें से कौन सा कथन है जो एक गुड टीम वर्क को दर्शाता है? सारे विचार अपने तक ही सीमित रखना, नो। टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, नहीं। एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, दूसरों के विचारों और राय को नज़रअंदाज करना। ये तीनों तो गलत है और इसका आंसर होगा सी। वो एक गुड टीम वर्क को दर्शाता है। क्या है? अच्छी टीम वर्क को क्या कौन सा कार्य दर्शाता है? एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना क्या होता है? गुड टीम वर्क को दर्शाता है। ठीक है, 22, क्वेश्चन नंबर, टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? ध्यान रखें, यहाँ पर है नहीं है। इनमें से किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? स्वस्थ संचार, काम का विभाजन, संघर्ष और तर्क, विश्वास। आंसर होगा सी, संघर्ष और तर्क। मतलब बार बार अगर हम किसी बात पर तर्क वितर्क करेंगे तो ये एक तरीका गलत होता है। इसलिए टीम वर्क के लिए ये स्वस्थ संचार भी होना चाहिए, काम का विभाजन भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन संघर्ष और तर्क की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, रवि दो अन्य साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इनमें से कौन उसे एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है? ऑप्शन है जब दूसरे लोग नहीं सुनते तो क्रोधित होना, टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना, ये सोचकर कि वह कभी गलती नहीं कर सकता, अपने साथियों के विचारों और राय को नहीं सुनना। एक अच्छा टीम खिलाड़ी बनाता है, और वो कब बनाएगा आपको? जब टीम को तेजी से काम करने में मदद करने के लिए विचार साझा करना। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन है, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? आप किसी टीम में काम कर रहे हैं और उस टीम ने एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है, अब उस कार्य को जश्न के रूप में कैसे मनाएंगे? ऑप्शन है, कहें कि आपने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा न करें। अकेला व्यक्ति कहे कि मैंने किया है ये कार्य, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, ये गलत तरीका है। किसी भी त्रुटि के लिए समूह को दोष दें, ये भी गलत तरीका है।
जश्न मत मनाओ और अगला काम शुरू करें। देखो, आपने एक प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो जश्न क्यों नहीं मनाई? जश्न मनाना चाहिए। तो उसका आंसर सही होगा डी। और क्या है आंसर? मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद देवे। क्योंकि कहावत भी है, अकेला चनाव हार नहीं फोड़ सकता। अगर कोई टीम जो है उसको कोई किसी प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा किया है तो उसमें सभी का योगदान होता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। क्रिकेट में जब खिलाड़ी जब मैच खेलते हैं तो एक अकेला खिलाड़ी मैच को नहीं जिता सकता है। पूरे जो 11 खिलाड़ी होते हैं वो 11 के 11 खिलाड़ियों का सहयोग होता है, तब जाकर एक टीम मैच को जीत पाती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो एक समूह प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक साथी अपने निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, उनके कार्य को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करें, कुशल न होने के लिए उनकी आलोचना करें, शिक्षक से उनके योगदान की कमी के बारे में शिकायत करें। और इसका आंसर होगा उनके कार्य को पूरा करने में सहायता और समर्थन की पेशकश करें। ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट आंसर है।